कल जहां तक पढ़ा दिया था उससे आगे स्टार्ट करते हैं। देखो कल मैंने ये पढ़ाया था ρ2 इज इक्वल टू ρ1 प्लस अल्फा ρ1 एंड डेल्टा टी। क्लियर? मैं इसमें यूं कर सकता हूं, अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं अपन ρ2 माइनस ρ1 अपॉन ρ1 डेल्टा टी। थोड़ा और चेंज करता हूं मैं इसको डेल्टा रो लिख दें अपन। नाउ इट इज डेल्टा रो अपॉन ρ1 डेल्टा टी एंड इट कैन बी रिटन एज ए डेल्टा रो अपॉन ρ1 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है? अब रेसिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट है भैया, ये है रेसिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट। डिफाइन करते हैं अपन इसको। सबसे पहले डेफिनेशन देखें अपने पास, रेशो ऑफ रेसिस्टिविटी फ्रैक्शन कोफिशिएंट डेल्टा रो अपॉन ρ1 is called resistivity fraction coefficient. It is temperature difference, so that resistivity fraction coefficient and temperature difference, its ratio is called resistance temperature coefficient. It is depends on nature of substance. ठीक है? For conductors it is positive, for semiconductors and insulators it is negative, right? If it is positive then temperature rises, then resistance also rises. तो पॉजिटिव होने का मीनिंग समझ में आ गया आपको? If a temperature coefficient is positive then result is a temperature increases, then resistance also increases. If resistance temperature coefficient is negative then temperature rises and resistance decreases. For semiconductors and insulators it is negative. ठीक है? आगे एक मेथड और बता देता हूं अपने पास। टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेसिस्टेंस इंक्रीजेस, ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड रेसिस्टेंस इज इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। एक्स कोऑर्डिनेट भी इंक्रीज, वाई कोऑर्डिनेट भी इंक्रीज, देन अपने पास ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा एंड इंक्रीजिंग होगा। देन स्लोप ऑफ ग्राफ इज आल्सो पॉजिटिव एंड स्लोप ऑफ ग्राफ इज रेसिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, राइट? तो डेफिनेशन आप समझ में आ गए अपने पास। मैंने नोट्स का पीडीएफ भी भेज रखा है, ठीक है? तो वहां से भी एक बार देख लेना आप। रेशियो ऑफ रेसिस्टिविटी फ्रैक्शन कोफिशिएंट एंड टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड रेसिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें अपने को, ठीक है? अब अपन इस पे कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट फॉर at what temperature, at which temperature resistance of a metal becomes double of resistance at 0 degree centigrade, right? Alpha is given 1.4 into 10 to power minus 4 per degree centigrade. क्वेश्चन एक बार आप देखें, at which temperature resistance of a metal becomes double of resistance at 0 degree centigrade. Alpha is given 1.4 into 10 to power minus 4 per degree centigrade, right? Given R2 is equal to 2R1,
राइट, क्योंकि डबल होना चाहिए अपने पास। नाउ डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, देन T2 minus 0, so that delta T is equal to T. Now formula R2 is equal to R1, 1 plus alpha delta T. It is 2R1, R1 1 plus alpha delta T. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, इससे कैंसिल आउट। 2 is equal to 1 plus alpha delta t and 1 is equal to alpha delta t। आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। Now delta t is equal to 1 upon alpha, so that T2 is equal to 1 upon alpha, and now we get a T2 is equal to 1 upon 1.4 10 to power minus 4, then we get a 10 to power 4 upon 14 1.4 and 10 to power 5 upon 14, sort out कीजिए, आंसर इज इन ए डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एक बार आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एग्जांपल है रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल इज ए 5 ohm at a melting point of ice। it is melting point of ice, it is called ice point भी बोलते हैं, and 5.25 ohm at a boiling point of water। then at which temperature resistance is a 5.75 ohm। ठीक है, सबसे पहले अपन चलें क्वेश्चन में बोल देता हूं, रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल इज 5 ohm at melting point of ice and 5.25 ohm at boiling point of a water, then at which temperature resistance is 5.7 ohm। सबसे पहले अपने पास यूं चलें, T1 गिवन है, melting point of ice, it is 0 degree centigrade। now resistance is R1 5 ohm, boiling point T2 degree centigrade 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। रेसिस्टेंस इज गिवन 5.25 ओम हो गया। T3 फाइंड करना है भाई अपने पास, देन T3 फाइंड करना है। R3 गिवन है 5.75 ओम, राइट। अपने पास सबसे पहले अपन चलें, एक बार फॉर्मूला अप्लाई करें फॉर T2 एंड T1, फॉर R2 एंड R1। यहां से चले अपन अल्फा, फॉर्मूला ऑफ अल्फा अपन जानते हैं, R2 माइनस R1 अपॉन R1 डेल्टा टी। नाउ डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। वैल्यू ऑफ T2 इज, दिक्कत आ रही है इसमें, वेयर डेल्टा टी is equal to T2 minus T1, then 100 minus 0, so that delta T is equal to 100। पहला तो ये हो गया अपने पास। फिर वापस चलें, यहां से अपन इसमें वैल्यू पुट करें, then अल्फा is equal to R2 minus R1 अपॉन 100 R1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अपने पास T3 एंड T1 के लिए एप्लीकेबल करें, और R3 एंड R1 डेल्टा टी फॉर्मूला अप्लाई कर लें भैया अपन, या फिर अल्फा का वैल्यू रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा इज इक्वल टू R3 माइनस R1 अपॉन R1 डेल्टा टी डैश, वेयर डेल्टा टी डैश क्या आएगा, T3 माइनस T1
is equal to T3 minus 0 and delta T dash is equal to T3, right? Then alpha is equal to R3 minus R1 upon R1 into T3. T3 इस साइड में ले लें and alpha T3 is equal to R3 minus R1 upon R1 alpha. By placing value of alpha from equation first, we get a T3 is equal to R3 minus R1 upon R1, formula R2 minus R1 upon 100 R1. R1 से R1 cancel out. Then T3 is equal to 100 R3 minus R1 upon R2 minus R1. अब अपने को केवल वैल्यू रखनी है भाई, बाकी कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख लें. Then T3 100 5.75 minus 5 upon 5.25 minus 5, then 100 into 0.75 upon 0.25 3 times. Then we get temperature T3 is equal to 300 degree centigrade. आ गया होगा समझ में? कोई प्रॉब्लम हो बोल सकते हो. अब आप एक बार इस न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. हाँ, नेक्स्ट अपन स्टडी कर रहे थे, कल से कंडक्टर चल रहा है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी ये स्टडी कर रहे थे. फॉर कंडक्टर्स अपन स्टडी कर चुके हैं. नाउ वी स्टडी फॉर सेमीकंडक्टर्स. ठीक है. एट 0 Kelvin टेम्परेचर semiconductors behave like as insulators, so that there are no current flow in semiconductor at 0 Kelvin. When temperature of semiconductor increases, then resistivity decreases, right, and conductivity increases, so that temperature increases, resistivity decreases. Clear? कोई दिक्कत नहीं है अपने पास. अब अपन वापस चलें. Temperature increases, resistivity decreases, so that temperature resistance coefficient for semiconductors is negative. एग्जाम्पल एग्जाम में भाई एक बार कई बार क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन ये आता है, give 2 examples of substance for which temperature resistance coefficient is negative. Then answer is silicon and germanium, because for semiconductor it is negative. तो अपने पास इसका आंसर होगा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. ठीक है. थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूं, ज्यादा तो आप 16 चैप्टर में स्टडी करेंगे. क्यों होता है? जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सेमीकंडक्टर्स में कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं भाई. कोवेलेंट बॉन्ड्स आप केमिस्ट्री में स्टडी कर चुके होंगे. When temperature of semiconductors increases, then covalent bonds are broken, then some electrons and holes are produced, so that resistivity decreases and conductivity increases. Clear? कोई दिक्कत नहीं है अपने पास इसमें. ये इसका इतना सही है. ज्यादा डिटेल से अपन नेक्स्ट वाले जो 16 चैप्टर है उसमें स्टडी करेंगे. थर्ड, फॉर इंसुलेटर्स. देखो भाई, आप जानते ही हैं, इंसुलेटर्स आर सब्सटेंस इन विच करंट कैन नॉट फ्लो. क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है. व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, ठीक है, then resistivity and resistance decreases for insulators, but normal temperature में नहीं होगा भाई ये. This is difference between insulators and semiconductors. For semiconductors
रूम टेम्परेचर पर कोवेलेंट बॉन्ड टूटने लगते हैं, ब्रेक होने लगते हैं. बट फॉर इंसुलेटर्स देयर आर नो कंडक्टिविटी और एट ए रूम टेम्परेचर. व्हेन highly temperature rises for insulators, then some bonds are broken and a slightly resistivity decreases and slightly conductivity increases. Clear? Graph between temperature and resistivity for insulators is given as rho and T. It is in Kelvin. आप याद रखिए, टेम्परेचर कैपिटल लेटर्स में जब भी लिखें इन केल्विन. नाउ ग्राफ इज ए हाइपरबोला. ग्राफ इज ए हाइपरबोला. देखो भाई, रो एट 0 केल्विन टेम्परेचर रो इज इनफाइनाइट. व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रो डिक्रीजेस. हाइपरबोलिक. मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूं भाई मैथमेटिक्स में. क्या ये? हाँ, सबसे पहले अपन चलते हैं भाई ग्राफ में. देखें ग्राफ बिटवीन रो एंड टी, टेम्परेचर इन केल्विन. एट 0 केल्विन टेम्परेचर रो इज इनफाइनाइट एंड जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा देन रेसिस्टिविटी डिक्रीजेज अपने पास. अब अपन चलते हैं सबसे पहले ग्राफ के बारे में. आपको हाई पैराबोलिक और पैराबोलिक थोड़ा सा बता देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे मेरे को. y is equal to mx plus c. इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ये 11th में आपने मैथ्स वालों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, बायो वालों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा. ये इसका ग्राफ है भाई. ये y एक्सिस है, ये अपने पास x एक्सिस हो गया. नाउ ये इंटरसेप्शन इट इज c. एग्जांपल बता देता हूं, 2x plus 1. m जो है इट इज कॉल्ड स्लोप. ये स्लोप ऑफ ग्राफ. अब स्लोप क्या है वो भी मैं बता देता हूं. अपने पास स्लोप यूं निकालते हैं भाई, m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल formed with a x axis. देखो भाई, स्लोप ऑफ ग्राफ m is equal to tan theta, right? Where theta is angle formed with x axis. अब सबसे पहले अपन चलें, जैसे यहां से देख लें अपन, ये रहा. सपोज दैट एंगल 60 डिग्री, देन स्लोप कितना आएगा? tan 60. वैल्यू ऑफ tan 60 आप जानते ही हैं, रूट में 3. ये स्लोप आ जाएगा अपने पास. अब अपन एक और चीज चलें. आप सोचेंगे कि इसका स्लोप कैसे निकालें, तो इसका तरीका है, यहां से आप एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें जो x एक्सिस के पैरेलल हैं. ये एंगल जो होगा, सपोज दैट दिस एंगल इज 45, देन स्लोप निकाल सकते हैं आप इसका. m इज इक्वल टू tan 45. वैल्यू ऑफ tan 45 इज 1, तो इसका स्लोप यहां से निकल जाएगा. एक और चलते हैं अपन, थोड़ा सा स्लोप पर चल रहे हैं, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे. अब देखें आप, जैसे एक और है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका स्लोप आप कैसे निकालेंगे? ये एंगल थीटा होगा. ठीक है, अब अगर आप देखेंगे ये एंगल जो हुआ ये मोर देन 90 हुआ, देन आप क्वाड्रेंट में आ जाइए. 0, 90, 180, 270 एंड 360. अब इतना तो आप जानते ही हैं, 10th में भी स्टडी कर चुके हैं और 11th में आपको फिजिक्स में बताया होगा. ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन एंड कोसेक, और थर्ड में tan एंड कोट पॉजिटिव, इसमें cos एंड sec पॉजिटिव. एक बार आप देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ये सेकंड एंड दिस इज फोर. इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट tan इज पॉजिटिव, राइट? फर्स्ट एंड थर्ड, इन दोनों में अपने पास tan पॉजिटिव है.
अगर आप इसको देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, इट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। आ रहा होगा समझ में, बिकॉज इट इज मोर देन 90 एंड लेस देन 180, सो दैट ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है, 10 नेगेटिव हो जाएगा, सो दैट स्लोप इज ए नेगेटिव फॉर दिस ग्राफ। सबसे पहले अपन चलें, सपोज दैट 135 है, देन m इज इक्वल टू 10 135, वैल्यू 90 प्लस 45 से आप कर ही सकते हैं, तो उससे निकाल सकते हैं। आंसर इसका आएगा अपने पास नेगेटिव। तो स्लोप निकालना आ गया अपने पास, कैसे निकालते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आ रहा है स्लोप नेगेटिव होगा, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप आ रहे हैं तो स्लोप इज ए पॉजिटिव। कोई दिक्कत नहीं है इसमें स्लोप निकालने में। एक और चीज चलते हैं अपन स्लोप में, देखो जैसे ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, इसका स्लोप कैसे निकालें आप? तो इसका तरीका ये है, ये टेंजेंट ड्रॉ कर लें भाई अपन, ये टेंजेंट बना ली, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी वो देख लें। आप देख रहे हैं ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा? इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होगा, सो दैट स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज नेगेटिव। क्लियर? फिर एक और स्लोप का बता देता हूं मैं आपको, ये है ग्राफ भाई, इसका स्लोप फाइंड करना है। स्लोप फाइंड करना है तो फिर टेंजेंट ड्रॉ करें अपन, ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया अपन। एंगल देखें, एंगल जो होगा इट इज लेस देन 90 होगा, लेस देन 90 होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, देन आप जानते ही हो क्या होगा इसका मतलब। इसका मीनिंग ये होगा कि अपने पास स्लोप इज ए नेगेटिव, स्लोप इज ए पॉजिटिव और दिस ए ग्राफ। ये तो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ है सारे के सारे। एक होता है भाई हाइपरबोला, ये थोड़ा मैथमेटिक्स के हैं भाई सारे। हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज ए y इक्वल टू 1/x, और ये भी कह सकते हैं कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x भी कह सकते हैं। ग्राफ इसका ये है भाई 0 y, ये x, ये इसका ग्राफ आता है, ये हमेशा ध्यान रखना। स्लोप नेगेटिव होगा, हाइपरबोला का इक्वेशन आ गया समझ में, y इक्वल टू 1/x, y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x, ये इसका ग्राफ है। एक ग्राफ और यूज में आएगा भाई आपके, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये देखो, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ दिस इज 1/x² एंड ग्राफ ये है भाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का यू। अब डिफरेंस बिटवीन परबोला एंड हाइपरबोला देखो एक बार, ये यहां से है और ये यहां से है अपने पास, तो दोनों में इट इज अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल, 90 डिग्री के एंगल पर होगा। इन दोनों में डिफरेंस आ गया। तो आप जब कभी भी फिजिक्स में अपने पास अगर ऐसा रिलेशन देखें जैसे प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो हाइपरबोला इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब एक और चीज बता देता हूं मैं सारी, proportional to 1/r, proportional to 1/r³, proportional to 1/r5 and so on, odd numbers। इन सब के ग्राफ हाइपरबोलिक होंगे। proportional to 1/r², proportional to 1/r4, proportional to 1/r6, इन सब के ग्राफ जो हैं वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलाज में आ जाएंगे। तो बहुत इजी मेथड है। ओड पावर अगर है हाइपरबोला, इवन पावर अगर है अपने पास तो इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर? नाउ अपने पास नेक्स्ट टॉपिक चलें। 5 मिनट है इसको, अभी इसको तो अभी देख दे देंगे, इनको 2 क्वेश्चन दे दूंगा ना, अभी ओड भर दूंगा।
3 इलेक्ट्रॉन है, नंबर डेंसिटी in a metal is a 10 to power 26 per meter cube. Cross section area cross section area is a 10 to power minus 4 centimeter square and electric current is a 5 ampere. Find out value of a drift velocity of electron. हाँ भाई बोल देता हूँ. फिर इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी इन ए मेटल इज 10 to power 26 per meter cube. Cross section area is 10 to power minus 4 centimeter square and electric current is 5 ampere. Then find out value of a drift velocity of a electron. Clear? एक और बता देता हूँ भाई. Find out a value of electric current in a metal of cross section area (10 to power minus 4 meter square) with a electron number density 10 to power 24 per meter cube and a drift velocity 2.2 millimeter per second. ठीक है, ये अपने पास दोनों क्वेश्चन आपको सॉर्ट आउट करने हैं और दोनों सोल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना आप या तो सॉल्यूशन या और फिर मैं आंसर इनका बता दूंगा.